नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सृजन एकेडमी के हमारे इस YouTube चैनल पर और ऐप पर भी। मैं रोहित कुमार बिश्नोई राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास विषय लेकर आपके सामने हूँ। सृजन एकेडमी का जो हमारा ये ऐप है, जो एप्लीकेशन है, आप सबसे आग्रह करता हूँ इसे इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। हम आपके लिए निःशुल्क इतनी अच्छी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप सब इसे इंस्टॉल करें और अधिकतम लाभ ले सकें, ऐसी कोशिश करें। और YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं आप। ज़रूर कमेंट करें, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, और आपको लग रहा है कि हम इसमें थोड़ा और सुधार कर सकते हैं तो भी आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम थोड़ा इसे और इम्प्रूव करें, अपने आप को थोड़ा और अच्छा यहाँ रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ राजस्थान इतिहास। मैंने जो राजस्थान इतिहास कि जो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम पढ़ेंगे, उसका जो बेसिक्स था, जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में रख दिया था आपके सामने, तो मैं आज जब स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के लिए जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले उसमें जो सामग्रियाँ मैंने बताया था कि स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला मेरा बिंदु था उसमें उत्खनन सामग्री। देखिए, राजस्थान इतिहास राजस्थान इतिहास। देखो, मैंने आपको लास्ट वाला जो लेक्चर था, उसमें लेक्चर में मैंने आपको टाइम स्केल, कार्बन डेटिंग मेथड और हम किस तरह इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके लिए क्या क्या स्रोत जरूरी है, उसको ये बताए थे मैंने सब। तो उसमें जो मैंने पहला बताया था उत्खनन कार्य, या उत्खनन से जो भी हमें सामग्री प्राप्त होती है, जो हमारे सभ्यता स्थल है वो। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, हमारा इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में जो पहला बिंदु है कि मानव कब बना, परिवार जैसा मानव, जैसा हम पहले बताते थे ना कि आदि मानव था जो जंगलों में रहता था, तो उन सब कालखंड से होता हुआ कब हम अपने एक परिवार रूपी संस्था में आ गए, कब एक समाज रूपी संस्था में आ गए, कब हमने नगर बना लिए, गाँव बना लिए, बस्तियाँ बसा ली। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो इसको हमारे पुरातत्ववेत्ता जो है, हमारे जो इतिहासकार है, उस कालखंड को, इस समय को किस हिसाब से विभाजित करते हैं, उसमें आता है पहला पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल देखना, बिल्कुल हम कंटिन्यू सीक्वेंसली चलेंगे कि हम किस तरह एक मनुष्य का विकास हो रहा है, मनुष्य ने किस तरह आग की खोज की है, कैसे मनुष्य आगे एक जगह रहने लगा है, एक परिवार बना के रहने लगा है, फिर नगरों का निर्माण हुआ है। पहला आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में जो व्यक्ति था, उसका उसका जो पूरा जीवन था वो शिकार पर निर्भर था। घुमक्कड़ जीवन था, घुमक्कड़ जीवन था। आग की खोज हो गई थी। आग का आविष्कार 2 पत्थरों को रगड़ने से कर लिया गया था पूरा पाषाण काल में। इसकी समयावधि जो है 10,000 ईसा पूर्व तक, ऐसा लगभग मानी गई है कि जो पूरा पाषाण काल है, इसकी समयावधि जो है वो 10,000 ईसा पूर्व तक है। 3 तरह के पाषाण काल है। हम पाषाण मतलब पत्थर, पूरा मतलब पहले वाली स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है वो पूरा को पूर्व लिख लो, पूर्व पाषाण काल है। ऐसे ही हम दूसरी जब स्टेप पढ़ेंगे तो वो है मध्य पाषाण काल। इसमें मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, शिकार पर निर्भरता और बढ़ी, पालतू पशुओं को अपने साथ रखने लगा। ये आ गया मध्य पाषाण काल। और जो अंतिम है उत्तर पाषाण काल, या इसे कह सकते हैं
नवपाषाण काल। इसके अंदर जब मनुष्य स्थायी निवास में रहने लगा, स्थायी निवास हो गया मनुष्य का, अपना एक घर हो गया, अपनी एक स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। यहाँ तक वो पूरा घुमक्कड़ जीवन था। पशुपालन, पशुपालन करने लगा, पालतू पशुओं को अपने साथ रखता था। तीसरा जो है नवपाषाण काल, उसमें मनुष्य स्थायी निवास हो गया, स्थायी निवास करने लग गया और पहिए का आविष्कार हुआ। इस समय में पहिए का आविष्कार, ये हो गया नवपाषाण काल। तो ये जो सब समयावधि है 5000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना गया है नवपाषाण काल का। और जो अंतिम बिंदु है, अगर हम इतिहास की ही बात करें, सभी किस तरह हम मनुष्य के विकास को पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो है, इसकी समयावधि 3000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होती है और इस समय मनुष्य बस्ती बनाकर रहने लगा। नगर और गांवों का निर्माण स्टार्ट हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये चार जो हमारा मनुष्य का विकास है, मनुष्य का जो सतत विकास है, ये स्टेप मैंने आपके सामने उतारी है। 4 स्टेप हैं। सिंपली समझिए, पाषाण का मतलब है पत्थर। जब कुछ नहीं था तो पत्थर ही थे। स्वाभाविक है, किसी धातु की खोज नहीं हुई थी। और जो सबसे पहले धातु खोजी गई है वो है ताम्र, कॉपर, जिसे हम कहते हैं Cu, है ना। तो सबसे पहले जब मनुष्य घुमक्कड़ जीवन जीता था, शिकार पर निर्भर था, तो उस समय को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय, पूरा मतलब पूर्व, इससे पहले वाला, मतलब पहली इनिशियल स्टेज पाषाण काल की, जब मनुष्य आदिवासी जैसा था और केवल घुमक्कड़ जीवन जीता था। पूरा पाषाण काल है, उसमें ये स्थितियां थी। दूसरा, हमने एक तरह से सीधा पाषाण काल को 4 तरह में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, जब कंसिस्टेंसी लाइफ जीने लगा, थोड़ी सी पशुपालन करने लगा, पालतू पशुओं को अपने साथ रखने लगा और शिकार पर निर्भर था, उसकी बड़ी खाने को शिकारी था। यहाँ जब उत्तर पाषाण काल आया तो कृषि भी करने लगा। उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल जब था, तब वो जब उसने स्थायी निवास बना लिया है, तो अब केवल शिकार पर निर्भरता नहीं रहेगी। अब वो कहीं घुमक्कड़ जैसा जीवन तो जी नहीं रहा है। तो जब नवपाषाण काल आया तब उसने कृषि सीखी, खेती सीखी। एक स्थान पर जंगलों को जलाया, पहली बार जंगलों को जलाया ही होगा, उस एरिया को खाली किया और वहाँ पर कृषि करना शुरू किया। तो ये आ गया नवपाषाण काल में। और उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। पहली धातु जिसकी खोज हुई है तांबे की, ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल में वो बस्ती बनाकर रहने लगा, नगरों की संरचनाएं बनी, कृषि में थोड़े बहुत और सुधार हुए, और इस तरह ये पूरी हमारी मानव का जो विकास है, कृषि सुधार, इस तरह मनुष्य इन पाषाण कालों में, ये जो पाषाण काल है, इन पाषाण कालों में निरंतर सतत विकास करता गया। तो ये एक सामान्य मनुष्य का विकास है। सामान्य मनुष्य किस तरह सबसे पहले पत्थरों का उपयोग करता था अपने हर एक चीज़ में, और उसके बाद धीरे धीरे ताम्र जब युग आया तो उसमें हमने यहाँ बस्ती, वो जो बस्ती बनाकर रहने लगा, नगर गांव बने, कृषि की तरफ करने लगा। तो आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो ताम्र पाषाण काल से ही शुरू हुआ, 3000 ईसा पूर्व। पहले मैंने समझाया था, ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। 2020 से 0 और 0 से 3000 साल लेफ्ट साइड में टाइम स्केल जब पढ़ते हैं, मैंने बताया लास्ट वाले लेक्चर में, तो 3000 ईसा पूर्व तक ये हो गया हमारा पाषाण कालों का जो अध्ययन है, मनुष्य का विकास किस तरह हुआ। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पूरा पाषाण काल है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में एक बार इनको बांटते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में हम कैसे पढ़ें उसको। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण हमने पढ़ लिए हैं। इन सब में मनुष्य का सतत विकास पढ़ा, पर हमारे राजस्थान में जो हमें सभ्यताएं मिली है,
तो हमें ये तो नहीं मिला कि पाषाण काल के दौरान ऐसी सभ्यताएं मिली है कि यहाँ मनुष्य केवल शिकारी करता था या इस समय तक आग की खोज नहीं हुई थी। ऐसा एक तरह से ऐसा कोई सभ्यता स्थल नहीं है। जितने भी सभ्यता स्थल मिले हैं वो ताम्र पाषाण काल और उससे उत्तरोत्तर के मिले हैं। अधिकतम जो मिले हैं वो उससे उत्तरोत्तर या फिर अधिकतम अगर हम बैक साइड में जाएं तो नव पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण और उससे उत्तर, उससे इधर की तरफ जितने बढ़ेंगे, जितने भी हमारे यहाँ सभ्यता स्थल मिले वो इसी आधार पर मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले तांबे की खोज हुई, जो ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। दूसरी आई कांस्य युगीन सभ्यता और तीसरी है लोह युगीन सभ्यता। ये तीन सभ्यताएं राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं हम। इस तीन तरह की ये जो सभ्यताएं हैं, हमारे यहाँ के जितने सभ्यता स्थल है, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, राजस्थान के, अब हम मुख्य बिंदु पर आए हैं। राजस्थान के जो मुख्य सभ्यता स्थल है उनको हम इन तीन भागों में बांट सकते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थलों में जो पहला होगा, एक बार नाम बता देता हूँ आपको, फिर हम एक एक का डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। जो पहला होगा कालीबंगा। जो ही कालीबंगा लिखा सबसे पहले मन में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हमने उसको पढ़ा है, तो वो तो कांस्य युगीन है। तो हाँ, वो कांस्य युगीन भी है, लेकिन कई सारे यहाँ पर जो उत्खनन के दौरान जो सामग्री मिली है वो कई सारी 4000 5000 ईसा पूर्व की भी है। तो इसको हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं में भी गिनते हैं और कांस्य युगीन सभ्यताओं में भी। तो कांस्य युगीन सभ्यताओं में कालीबंगा, ठीक है। ताम्रयुगीन कालीबंगा दोनों जगह आ रही है, ताम्रयुगीन में भी और कांस्य युगीन में भी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ताम्रयुगीन में कालीबंगा के साथ गणेश्वर, मैं आगे इनके झीलों के नाम भी लिखता जाता हूं, तो आप एक बार नोट कर लेना। कालीबंगा के बाद गणेश्वर, गणेश्वर है सीकर में। इसके बाद आती है रंग महल, ये भी है हनुमानगढ़ में। इसके बाद आती है आहड़, ये भी है, ये है उदयपुर में आहड़ सभ्यता जो है। और कांस्य युगीन में सिर्फ कालीबंगा ही आती है स्पेशली। लोहे युगीन सभ्यताओं की अगर हम बात करते हैं, यहाँ लाछूरा भी आता है, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है लाछूरा, ये भी ताम्रयुगीन में आता है। और गणेश्वर, रंगमहल, आहड़, लाछूरा, ये सब जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल है। कांस्य युगीन में कालीबंगा है। लोहे युगीन में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, बेराट, विराटनगर, जयपुर। सुनारी, झुंझुनू, रेंड, टोंक, भीनमाल, जालोर। बेराट, सुनारी, रेंड, भीनमाल और लाछूरा ताम्रयुगीन सभ्यता है। लोहे युगीन सभ्यताओं में उसके अलावा जितनी भी है, जैसे नगरी है चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है ये सब लोहे युगीन सभ्यता के हैं। लोहे युगीन सभ्यता आप सब समझिए, इसको इतना सा समझिए कि महाजनपद जो 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक गिने गए थे, 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में वो वैदिक काल के तुरंत बाद के हैं। तो उस समय के जो भी उन महाजनपदों में जो नाम है, उनके जो अवशेष मिले हैं वो भी सब लोहे युगीन में आएंगे। वैदिक काल में जो आए हैं उस समय तक लोहे की खोज हो गई थी। अगर हमने भारत का इतिहास पढ़ा हो तो वैदिक काल जो है वो भी लोहे युगीन सभ्यता है।
सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और उसी का एक प्रमुख नगर था कालीबंगा। ये हम सब जने जानते हैं और हमें ध्यान रखना है कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो उसमें कालीबंगा एक महत्वपूर्ण नगर है जो उसमें पढ़ा जाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा के बारे में जो विशेष बातें हैं और भी वो सब अभी मैं जब स्पेशली कालीबंगा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सामने बताऊंगा। तो ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है राजस्थान के। जब हम राजस्थान को पढ़ेंगे तो उसमें राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें हम मोटा मोटा इन सब सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके आपको सबको समझाता जाता हूँ उसके बाद कि क्या है, कौन सी सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ अवस्थित है। जो प्रश्न आते हैं अधिकतर हमारे कि कहाँ अवस्थित है, यही हमें सामान्य जानकारी नहीं होती। देखिए मैं सिंपली आपको राजस्थान के ऐतिहासिक जो स्थल है, सभ्यता स्थल है, उनका क्लासिफिकेशन करके बताता हूँ। सिंपली क्लासिफिकेशन है, हमें सब याद रहे या ना रहे, हमें कैसे याद करने हैं, सिंपली क्लासिफिकेशन करता हूँ। हम सब जानते हैं मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिला आता है। वागड़ जो क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है। ऐसे ही ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर की तरफ है। हम सब जानते हैं ना ये सब। जब हाड़ौती की बात करते हैं तो कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ की बात करते हैं। मारवाड़ में जोधपुर, बाड़मेर को जोड़ते हैं। तो ये सब जो जंगल प्रदेश उसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर को जोड़ते हैं। तो ये सब जो हम नाम, मैंने ये नाम लिए हैं, मेवाड़, शेखावटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ हिस्सा उसमें भी आता है, हम उसको जोड़ते हैं। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, वागड़, ढूंढाड़, ये जो क्षेत्र है, झालावाड़ का कुछ क्षेत्र मालवा प्रदेश जैसा है। तो ये जो नाम मैंने लिए हैं ये रीजनल नाम है। ये जो जिलों का हमारा स्ट्रक्चर बना है ये हमारे राजनीतिक एकीकरण के बाद जिले बने हैं। तो ये जब मैं जो पुराने नाम बोल रहा हूँ मैं उस आधार पर आपको एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि हम अपने सभ्यता स्थलों को कैसे बांट सकते हैं, कैसे उनके अध्ययन में और उनको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी सरलता ला सकते हैं। तो इसका जो सीधा एक मैं 4 पॉइंट बना लेता हूँ उसके। पहला, हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, नो डाउट वो राजस्थान का सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल है कालीबंगा। ठीक है, आप एक बार नोट करना, कालीबंगा राजस्थान का सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल है। इसमें तो किसी को कोई डाउट भी नहीं है और हमें याद रह जाना है क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है तो हनुमान पहला रीजन हो गया। एक तरह से हम समझ लें कि मारवाड़ वाला क्षेत्र या ऊपर की तरफ अरावली के ऊपर वाला क्षेत्र समझो इसको। कालीबंगा हनुमानगढ़ में हो गया है। दूसरा क्षेत्र मानो आप मेवाड़ वाला जिसमें आहड़ सभ्यता है। हम एक सिंपल ही नाम सोच रहे हैं, आहड़ सभ्यता सबको पता है, पढ़ते हैं हम, उदयपुर रीजन में आती है। तो उसमें जो रीजन्स आएंगे, आहड़ सभ्यता आएगी, ओजियाड़ा सभ्यता आएगी, बागोर सभ्यता आएगी, गिलूंड की सभ्यता आएगी, बालाथल आएगा उदयपुर का। ये जो 4 सभ्यताएं हैं वो हम मेवाड़ वाली में पढ़ लेंगे, एक बंच बना लेंगे कि हाँ ये मेवाड़ की सभ्यताएं हैं। ऐसे ही हनुमानगढ़ में सिर्फ 2 हनुमानगढ़ वाले स्ट्रक्चर में इस वाले रीजन में एक मोटा मोटा माने तो कालीबंगा हनुमानगढ़ और रंग महल हनुमानगढ़, इन 2 को ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये दोनों ही। और एक रीजन जो मैं आज अभी इस लेक्चर में लेने वाला हूँ, कालीबंगा, रंग महल, और तीसरा एक और जो मैं 2 क्षेत्र आज ले रहा हूँ। तो दूसरा जो क्षेत्र है, पहला तो हो गया हनुमानगढ़ रीजन वाला, दूसरा क्षेत्र शेखावटी वाला ले लेते हैं। तो उसमें गणेश्वर सभ्यता जो है, और ये तो है सीकर में, और इसके साथ है सुनारी सभ्यता जो है झुंझुनू में। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, मैंने कुल मिलाकर जो सभ्यता स्थल है, प्रमुख सभ्यता स्थल है, उनको 4 भागों में बांटा है। पहला हनुमानगढ़ के 2 हो गए, हनुमानगढ़ क्षेत्र समझ लीजिए, कालीबंगा के कारण कालीबंगा क्षेत्र समझ लीजिए। तो पहला हो गया कालीबंगा क्षेत्र, दूसरा हो गया शेखावटी क्षेत्र, तीसरा हो गया मेवाड़ क्षेत्र, और चौथा जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जिसमें टोंक भी आ गया,
भरतपुर भी आ गया। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये जो चारों क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों पर हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हनुमानगढ़ रीजन वाली और सीकर रीजन वाली, शेखावटी रीजन वाली सभ्यताओं के बारे में। तो आप सब नोट कर लीजिए, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस सभ्यता के लिए पढ़ रहे हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ हम सब लोग जानते हैं। राजस्थान का नक्शा जब हम देखते हैं, उत्तरी जो कोना है हमारा, उसमें पश्चिम की तरफ श्री गंगानगर है और पूर्व की तरफ हनुमानगढ़ जिला है। यानी कि हनुमानगढ़ राजस्थान का उत्तरी जिला है। सामान्य रूप से हम कहीं भी नक्शे में देखेंगे तो हमें दिख जाएगा। वो जो राजस्थान का ऊपरी वाला कोना है, उसमें जो पश्चिम की तरफ है वो श्री गंगानगर है और जो पूर्व की तरफ है वो हनुमानगढ़ है। तो पहला कालीबंगा पर आते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसके क्षेत्र पर आते हैं, है ना। कालीबंगा, बंगा पंजाबी शब्द है, वहां इसका अर्थ शायद चूड़ियां होता है, और काली मतलब रंग से लेना है, तो काले रंग की चूड़ियां। इसके क्षेत्र पर आते हैं। जो क्षेत्र है कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में किस क्षेत्र पर है, तो दृशद्वती या सरस्वती नदी घाटी। देखिए, सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी घाटी में ही अवस्थित होती है। वर्तमान में घग्गर नदी जो है, वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी की घाटी में ये अवस्थित है कालीबंगा सभ्यता। क्षेत्र आ गया समझ में। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, और उसके बाद 1961 से 1969 तक इसका निरंतर उत्खनन कार्य चलता रहा, और बीवी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य चलता रहा। तो अमलानंद घोष ने 1952 में इस सभ्यता स्थल की खोज की। 71 से 69 तक इस क्षेत्र का उत्खनन कार्य चलता रहा। बीवी लाल, ब्रिजवासी लाल पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, इन्होंने ये उत्खनन करता है, ये खोज की है अमलानंद घोष ने, और उत्खनन करता है बीवी लाल, ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ये एक सामान्य कालीबंगा का जो क्षेत्र है, और उसकी खोज और उत्खनन करता कौन है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमने इस वाले जो स्क्रीन है इस पे आपको दिख रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कालीबंगा में जो सामग्रियां मिली है, जो उत्खनन के दौरान जो सामग्रियां मिली है, उन सब की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सामग्रियां मिली है, कैसे हैं। देखो, इसको भी समझने के लिए हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक घर में पहुंचते हैं। जैसे हम हमारे परिवार में रहते हैं, तो हमारा जो घर है, तो कालीबंगा के घर कैसे होते थे, पहले उसी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। कालीबंगा के घरों में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। ये हमारे उस घर के स्ट्रक्चर की बात है। घर बाहर निकलते ही सड़क पर निकलता है, तो जो सड़कें हैं वो पक्की बनी है, पक्की सड़कें हैं। कहीं कहीं पक्की ईंटों से भी नालियां बनी हैं।
नगर जो है, नगर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, गलियां या सड़कें समकोण पर काटती है। घर के अंदर की बात करें, 7 हवन कुंड मिले हैं। सात हवन कुंड मिले हैं। अब देखो, मैं जो याद कराने का जो सबसे इजीस्ट जो तरीका है, सबसे सरलतम जो तरीका है, पहले हमने घर की 5 विशेषताएं ले ली, फिर उस नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसकी जो योजना है, जिस योजना में नगर बनाया गया है, उसको ले लिया। घर से दूर एकदम से खेत पर चलते हैं, तो खेत, पहली बार जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ये पहली बार जूते हुए खेतों के प्रमाण अगर कहीं मिले हैं तो वो कालीबंगा में मिले हैं। खेती में ही एक और बात है, एक ही मौसम में या एक ही समय में 2 तरह की फसलें, 2 तरह की फसलों का उत्पादन। सरसों एवं चना, ये साक्ष्य भी मिले हैं वहां पर। तो एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं, पहला घर का जो स्ट्रक्चर था, दूसरा उसके बाद सड़कें कैसी बनी थी, तीसरा उस समय खेत कैसे होते थे। खेतों की 2 विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है, जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, युग्म शवाधान मिले हैं। अगला जो बिंदु है, युग्म शवाधान मिले हैं, मतलब जो मोक्षधाम है वहां पर 2-2 लाशों को, 2-2 डेड बॉडीज को एक साथ दफनाया गया है। तो एक कुछ विशेषताएं ये हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। घर, परिवार, खेत, उससे आगे बढ़ने पर जब परिवार मिलते हैं तो समाज बनता है। समाज का स्ट्रक्चर कैसा था वहां, तो ये होता है, यहां था मात्र सत्तात्मक समाज। इसको इतना इजी तरीके से याद कर लें कि उस समय मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जिस परिवार में या घर में समाज में स्त्रियों की चलती हो या महिलाओं की चलती हो। मात्र सत्तात्मक समाज का अर्थ है कुल वंश में, जैसे हमारे नामों के आगे भी हम जब अपना नाम लिखते हैं तो अपने पिताजी की गोत्र लगाते हैं, उस समय मात्र सत्तात्मक समाज होता था और उसमें अपनी माता की गोत्र, जो अपनी माता की गोत्र होती थी, उसको उपयोग में लिया जाता था अपने नाम के आगे परिचय के लिए। इस सभ्यता की जो एक मुख्य विशेषता है वो ये है कि स्वतंत्रता के बाद खोजी जाने वाली पहली सभ्यता थी ये। मैंने सन अभी आपको बताया था 1952 में, तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1952 में यह सभ्यता खोजी गई। इसके बारे में एक और जो विशेष बात बताई जाती है, दशरथ शर्मा जो एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने दशरथ शर्मा के अनुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी रही है। तीसरी राजधानी रही है। तो दोस्तों यह है कालीबंगा। इसके बाद एक छोटा सा बिंदु जो मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा बिंदु और मैं लेता हूं, हनुमानगढ़ का जो दूसरा प्रमुख सभ्यता स्थल है, इसमें केवल छोटा सा बिंदु है, रंग महल हनुमानगढ़। यह भी वही घग्गर नदी के किनारे है, उसी सभ्यता स्थल पर है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे पर अवस्थित है रंग महल। इसका नाम रंग महल इसलिए है क्योंकि लाल रंग के पात्रों पर काले रंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो सामग्री मिली है वहाँ पर
लाल रंग के उन जो सामग्रियों में लाल रंग के पात्रों पर काले रंग का चित्रण है, इसलिए इसे रंग महल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये है रंग महल हनुमानगढ़। तो हमने आज के जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा जो लेक्चर था, उसमें 2 सभ्यता स्थल पढ़े हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की जानकारी दी। और सभ्यता स्थलों में हमने 2 पढ़े हैं, रंग महल और कालीबंगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कालीबंगा चूंकि मैंने आपको सेक्शन वाइज बताया है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ सीरीज, फिर मेवाड़ सीरीज, फिर शेखावटी सीरीज और फिर बेराट या जयपुर के आसपास के क्षेत्र की सीरीज, हमने इस तरह से इनको क्लासिफाइड किया है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में जो है उसमें हमने किस तरह हम आसानी से उसको समझ सकें, उसके लिए हिसाब से हमने जो उसकी विशेषताएं उसको घर, परिवार, समाज और खेत, इन 4 भागों में बांट कर पढ़ा है। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आने वाली जो शेखावटी रीजन की जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।